प्यारे विद्यार्थियों, आज इस वीडियो में हम लोक के उदारवाद के बारे में बात करेंगे। लोक जो है वो पहला उदारवादी विचारक माना जाता है। उदारवाद राजनीतिक चिंतन की श्रेणी में वह विचारधारा है जो व्यक्ति की स्वतंत्रता को महत्व देती है और व्यक्ति के जीवन में राज्य के न्यूनतम हस्तक्षेप की बात करती है। यानी राज्य, वह उदारवाद ये मानता है मूल रूप से कि राज्य को व्यक्ति के जीवन में कम से कम हस्तक्षेप करना चाहिए। राज्य के अंदर जो शासन है, जो सरकार है, वह सीमित या लिमिटेड होना चाहिए। उसके कार्य बहुत सीमित होने चाहिए और उसका कार्य केवल सुरक्षा तक ही सीमित होना चाहिए। ये बेसिकली उदारवाद का विचार है, लिबरलिज्म का विचार है। और इस उदारवाद के विचार का आरंभ लोक के साथ होता है। लोक पहला उदारवादी विचारक माना जाता है। लोक ने व्यक्तिवाद की उस परंपरा को आगे बढ़ाया जिसकी शुरुआत हॉब्स ने की थी, क्योंकि हॉब्स भी व्यक्ति की स्वतंत्रता की बात करता है। लेकिन हॉब्स जो है वो व्यक्ति की स्वतंत्रता की बात तो करता है, लेकिन वह राज्य को ताकतवर बनाना चाहता है व्यक्ति की आज़ादी की रक्षा के लिए, और इसलिए वह राज्य को व्यक्ति के जीवन में हस्तक्षेप का अधिकार भी देता है, राज्य को ताकतवर बना देता है। जबकि उदारवाद जो है वह राज्य को ताकतवर नहीं बनाता, बल्कि व्यक्ति को ताकतवर बनाने की बात करता है। इसलिए आप हमेशा ये ध्यान रखें कि व्यक्तिवाद का जन्मदाता हॉब्स है, लेकिन वह उदारवादी नहीं है, वह लिबरल नहीं है, क्योंकि वह राज्य की सत्ता का समर्थन करता है। जबकि लोक जो है वो व्यक्तिवादी होने के साथ साथ उदारवादी विचारक भी है, और इसीलिए हॉब्स की बजाय हम लोक को उदारवाद का जन्मदाता मानते हैं। पेरी और वहन ने लोक को व्यक्तिवाद का प्रचारक कहा है। एस सेलिगर ने अपनी पुस्तक लिबरल पॉलिटिक्स ऑफ जॉन लॉक में लिखा है कि लोक पहला राजनीतिक दार्शनिक था जिसने आधुनिक उदारवाद को विस्तृत और प्रभावशाली अवचेतन पद्धति के रूप में प्रस्तुत किया। एबनस्टीन भी मानता है कि उदारवाद की आत्मा सर्वाधिक श्रेष्ठ रूप में लोक में ही व्यक्त हुई है। आजकल भी प्यारे विद्यार्थियों, आप लोग कहीं ना कहीं ये तीन शब्द सुनते होंगे, LPG, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। लिबरलाइजेशन यानी उदारवाद। ये जो लिबरलाइजेशन है, जो उदारवाद है, वो उदारवाद आज उसी उदारवादी विचारधारा का विकसित रूप है जिसे लोक ने आरंभ किया था। अब अगर हम आज के दृष्टिकोण में इस उदारवाद को समझे तो उदारवाद क्या है? उदारवाद राजनीतिक रूप से वह विचारधारा है जो राज्य को प्रमुखता न देते हुए व्यक्ति की आज़ादी को प्रमुखता देती है, और व्यक्ति की आज़ादी की रक्षा के लिए व्यक्ति के जीवन में राज्य के न्यूनतम हस्तक्षेप की बात करती है, या राज्य के लगभग ना हस्तक्षेप ना करे व्यक्ति के जीवन में, ये बात उदारवाद करता है। राजनीतिक रूप से, सामाजिक रूप से उदारवाद व्यक्ति को अपने जीवन के समस्त निर्णय करने की स्वतंत्रता देने की बात करता है और इसलिए और वह समान रूप से सभी व्यक्तियों को सामाजिक रूप से स्वतंत्रता देने की बात करता है, जैसे चाहे वो वैवाहिक संबंध स्थापित करने वाली बात हो, चाहे वह समाज के अंदर अपनी स्थिति को स्थापित करने वाली बात हो। वहाँ पर जाति, धर्म, भाषा, इन सब के भेदभाव के बिना व्यक्तियों को समान विकास के अवसर की जो बात करती है वो विचारधारा उदारवाद है। यानी सामाजिक नियंत्रण व्यक्ति के ऊपर ना हो, सामाजिक बंदिशें ना हो व्यक्ति पर, ये उदारवाद सामाजिक स्तर पर इस बात को मानता है। और आर्थिक स्तर पर उदारवाद वो विचारधारा है जो बाजार में, मार्केट में, या हम कहें व्यापार में, बिजनेस में राज्य के न्यूनतम हस्तक्षेप की बात करती है। यानी राज्य को यह अधिकार नहीं होना चाहिए कि वह बाजार में या व्यक्ति की आर्थिक गतिविधियों में या व्यापार में हस्तक्षेप करे। यानी बाजार को मुक्त छोड़ दिया जाए, जिसे हम कहते हैं खुली बाजार अर्थव्यवस्था। ये लिबरलिज्म है, ये उदारवाद है, और इस उदारवाद की शुरुआत लोक के विचारों के साथ होती है। लोक व्यक्ति के प्राकृतिक अधिकारों का समर्थन करता है और वह ये कहता है कि
राज्य का ये दायित्व है कि वह व्यक्ति के इन प्राकृतिक अधिकारों की रक्षा करे, जैसा हमने उसके सामाजिक समझौता सिद्धांत में भी देखा। उन्होंने अपनी पुस्तक लेटर्स ऑन टॉलरेशन में ये बताया है कि एक मजिस्ट्रेट का यानी राज्य का यह दायित्व है कि वह कॉमनवेल्थ के सदस्यों के जीवन और स्वतंत्रता की रक्षा करे। कल भी जैसे मैंने वीडियो में आपको बताया कि लोग ये कहता है कि राज्य की रक्षा, राज्य का कर्तव्य क्या है, वही काम है राज्य का जो पुलिस का है। क्या काम है? जान और माल की रक्षा करना, यानी जीवन की और संपत्ति की और व्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा करना, ये राज्य का दायित्व है। यानी राज्य व्यक्ति के जीवन, उसकी संपत्ति और उसकी स्वतंत्रता की रक्षा करने के दायित्व से बंधा हुआ है, इसलिए राज्य लिमिटेड है, राज्य सीमित है। राज्य के कानून के ऊपर भी एक उच्चतर कानून है और वह है जनता की सहमति, यानी लोक कंसेंट पर बहुत जोर देता है। जनता की सहमति से ही राज्य कोई कानून लागू कर सकता है। ये बात कहकर कि राज्य के कानून के ऊपर भी एक उच्चतर कानून है और वह है जनता की सहमति, ये कहकर लोक सत्ता को पारदर्शी, जिम्मेदार और परिवर्तनशील बना देता है। अर्थात तो ये कहता है कि राज्य की सत्ता जनता के प्रति जिम्मेदार है, उसकी सत्ता का स्रोत जनता की सहमति है। कोई भी सत्ता तब तक ही बनी रह सकती है जब तक कि उसके आदेशों से जनता सहमत है। वस्तुतः लोक जो है वो सहमति और अधिकार को, विद्रोह को रोकने का एक तरीका मानता है। इसके बाद लोक धार्मिक सहिष्णुता और बहुलतावाद का पक्ष लेता है। एक उदारवाद की एक महत्वपूर्ण बात है कि वह सेकुलरिज्म की बात करता है, धर्मनिरपेक्षता की बात करता है। उदारवाद मल्टीकल्चरलिज्म, बहुलतावाद की बात करता है कि समाज में जो है वो विविध तरह की भाषा बोलने वाले, विविध तरह की धर्म को मानने वाले, विविध संस्कृतियों को मानने वाले लोग एक साथ रह सकते हैं। ये इसको हम कहते हैं मल्टीकल्चरल, बहुत सारी संस्कृतियों के लोग एक साथ रह सके। तो लोग इस बहुलतावाद और धार्मिक सहिष्णुता का पक्ष लेता है। लोग का यह मानना है कि वह समाज सबसे ज़्यादा स्वीकार्य है जो बौद्धिक और धार्मिक मामलों में सहिष्णुता बरतता है, धार्मिक सहिष्णुता बरतता है, यानी दूसरे धर्म के मानने वाले लोगों के साथ भी भाईचारे का व्यवहार करता है। वह ये कहता है कि व्यक्ति के धार्मिक विश्वासों में राज्य का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। लोक ने आधुनिक चिंतन को बौद्धिकतावाद से मुक्त किया, जिसके कारण उन्हें जागरण का पिता कहा गया। मजिस्ट्रेट धार्मिक मामलों के नियमन के लिए जिम्मेदार है। लोक ने ईसाई धर्म का समर्थन किया, लेकिन उसने कहा कि हर व्यक्ति को यह आज़ादी है कि वह अपने अपने तरीके से अपनी धार्मिक मत को व्यक्त करे। लोक ने पैतृक सत्ता का भी विरोध किया, इसकी बात हम पहले ही कर चुके हैं। स्त्री अधिकारों का उसने समर्थन किया। उसने फिल्मर की आलोचना करते हुए राजनीतिक सत्ता को पैतृक सत्ता से अलग किया। उसके मत में धर्म अभिभावकों की सत्ता निर्मित करता है, ना कि पैतृक सत्ता। यानी वो ये कहता है कि धर्म भी, बिल भी जो है वो गार्जियनशिप की बात करती है। ऐसा नहीं है कि वो सारे अधिकार पिता को दे देती है। अभिभावक के रूप में पिता संतान को आदेश देती है और संतान उसके आदेशों का पालन करती है, किंतु ऐसा तभी तक होता है जब तक कि संतान स्वयं नैतिक रूप से जिम्मेदार नहीं बनती। यानी जब तक बच्चा बड़ा नहीं हो जाता, स्वयं नैतिक जिम्मेदारियां संभालने लायक नहीं हो जाता, तभी तक पिता अभिभावक के रूप में उसको आदेश दे सकते हैं। लेकिन जब वो समझदार हो जाता है और इंडिपेंडेंट हो जाता है, तब पिता उसको अपने आदेशों से नहीं बांध सकते हैं। इसलिए लोक ये कहता है कि अभिभावकों के जो अधिकार है वो प्राकृतिक अधिकार है, लेकिन जब उत्तराधिकार की बात आती है वो राजनीतिक अधिकार है कि एक पिता की जो संपत्ति है या उसके पास जो सत्ता है वह उसके बेटे को जाएगी या नहीं। ये एक राजनीतिक मुद्दा है, ये पॉलिटिकल इशू है। ये पिता अपने संतानों को पालती है, संतानों को पालने के लिए उनको संस्कार देने का कार्य करती है। ये तो नेचुरल है, ये तो नेचुरल प्रोसेस है। लेकिन जब उसकी जो अपनी संपदा है, जो उसने अपनी मेहनत से अर्न की है, उस संपत्ति को वह अपने उत्तराधिकारियों में किस तरह से ट्रांसफ़र करेगा, ये एक पॉलिटिकल इशू है। ये कोई प्राकृतिक अधिकार नहीं है संतानों का कि वह पिता की संपत्ति पर अपना अधिकार करे। फिर वो लोक जो है वह माताओं को या स्त्रियों को भी समान अधिकार देता है पिताओं की तरह। माता बच्चों
को पिता की इच्छाओं से स्वतंत्र रख सकती है। पत्नियों को अपने पति को छोड़ने का अधिकार है। वह ये बात कहता है कि तलाक ले सकती है पत्नियां भी। वह उस संपत्ति को पाने की अधिकारी है जो उसने अपने श्रम से अर्जित की है। मतलब पत्नियां अगर खुद अपने श्रम से जो अर्जित करती है उसको वो पाने का हक रखती है। पति का पत्नी पर अधिकार प्राकृतिक नहीं है, समझौते से है। ये एक पूरे वेस्ट में ही कॉन्सेप्ट है लिबरलिज्म का कि बेसिकली जो मैरिज है वो मैरिज एक कॉन्ट्रैक्ट है, एक समझौता है पुरुष और स्त्री का। इसलिए उस कॉन्ट्रैक्ट से पति भी बंधा हुआ है, केवल पत्नी बंधी हुई नहीं है। इसलिए पति का पत्नी पर जो अधिकार है वो नेचुरल नहीं है, वह जन्मजात अधिकार नहीं है कि वह अपनी पत्नी पर सारे अधिकार रखता है। यह अधिकार केवल समझौते से है। इसलिए लोक स्त्रियों को समान राजनीतिक अधिकार देता है। इस रूप में यह माना जाता है कि लोक पहला फेमिनिस्ट विचारक है, पहला महिलावादी विचारक है। बटलर ने लोक को स्त्रियों के अधिकारों का समर्थन करने वाला और पितृसत्ता का दुश्मन उसको माना है। इसी तरह से लोक के लिबरलिज्म से ये बात भी जुड़ी है कि उसने प्रेस की स्वतंत्रता पर बल दिया। उसने इंग्लैंड में 1695 में एक रेगुलेशन ऑफ प्रिंटिंग एक्ट आया था, उसका सक्रियता से विरोध किया। तो इन सब आधारों पर हम लोग को पहला उदारवादी विचारक मान सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।